हेलो नमस्कार, मैं आपका मित्र सुरेंद्र कौशिक अपने चैनल पॉलिटी बाय कौशिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका का क्या महत्व है, न्यायपालिका के कार्य क्या हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है। प्रिय छात्रों, जब हम भारतीय संविधान में न्यायपालिका पढ़ते हैं तो उसमें हमें फैक्ट्स को पढ़ना है, लेकिन कुछ वीडियोस के माध्यम से न्यायपालिका का सामान्य परिचय आपको समझना आवश्यक है। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है, उन पर अपने फैसले देती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है और यहाँ तक ही नहीं, न्यायपालिका संविधान की रक्षक भी है। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी एकमात्र न्यायपालिका की है। विधानमंडल किस प्रकार कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, किस प्रकार कार्यपालिका कानूनों को लागू कर रही है। चूँकि भारत में संवैधानिक सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इसलिए स्वाभाविक व सामान्य तौर से सरकार को जो भी कार्य करने हैं और विधानमंडल को जो भी कानून बनाने हैं वो संविधान की सीमाओं के अनुसार होने चाहिए। यह भी समझना आवश्यक है कि संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार से है, लिमिटेड गवर्नमेंट। कहीं भी प्रश्न आते हैं कि सीमित सरकार का क्या अर्थ है, तो आपको समझना है कि सीमित सरकार का अर्थ संवैधानिक सरकार से है, यानी जो सरकार संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करती है उसे सीमित सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या संवैधानिक सरकार कहा जाता है। प्रिय छात्रों, न्याय किसी भी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। न्याय के अभाव में किसी राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रोफेसर गार्नर जैसा महान विद्वान कहता है कि किसी राज्य में, किसी सभ्य राज्य में यह तो माना जा सकता है कि वहाँ पर विधानमंडल ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है कि वहाँ न्यायपालिका ना हो। यह असंभव है। यानी न्यायपालिका के अभाव में आप किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका का होना बेहद आवश्यक है। पहले आपने देखा होगा कि पहले समय में राजा जितना न्यायप्रिय होता था, उस राज्य की और राज्य की ख्याति उतने दूर तक पहुंचती थी। राजा का सबसे प्रमुख तत्व जो उसे प्रतिभावान और दूर तक ख्याति वाला बनाता था वो न्याय तत्व था, और न्याय की बलवेदी पर राजा अपने प्रिय से प्रिय की भी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता था। आधुनिक राज्यों में न्यायपालिका को सुदृढ़ और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। प्रोफेसर ब्राइस जैसे महान विद्वान कहते हैं कि किसी राज्य में अगर न्याय का दीपक बुझ गया तो अंधेरा कितना गहन होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो आज भी न्यायपालिका बेहद सुदृढ़ तरीके से कार्य करती है। न्यायपालिका पर सभी लोगों का बेहद विश्वास है। लोग जाने कितने वर्षों तक कोर्ट में लड़ते हैं और न्याय पाने की कोशिश करते हैं।
चाहे उन्हें कितना भी समय लग जाए, और उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि मुझे एक ना एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। तो प्रिय छात्रों, न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी राज्य में मानी जा सकती है। यहाँ आपको यह भी समझना है कि जितने भी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जितनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई हैं, उनकी अंतिम रक्षा न्यायपालिका ही करती है। यहाँ हम यह समझने का प्रयास करें कि न्यायपालिका कौन कौन से कार्यों को करती है, सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में, सामान्य तरीके से। तो मित्रों, पहला कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। यानी मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल या विधायिका देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है, और कानून बेहद क्लिष्ट होते हैं, बेहद पेचीदा होते हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी भाषागत क्लिष्टताएं होती हैं कि उसको सामान्यतः समझना आसान नहीं है। तो कानूनों की विधिवत व्याख्या करना यह न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। न्यायाधीश कानूनों की विधिवत व्याख्या करते हैं और उनके अनुसार फैसला सुनाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है अपराधियों को दंड देना। आपको पता है कि संविधान ने सभी व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। जो कुछ अधिकार तो जन्मजात प्राप्त हो जाते हैं और कुछ अधिकार वयस्क होने के बाद प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करे, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप करे। जैसे अनुच्छेद 21 में आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को आपके जीवन को छीनने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को आपके व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के हनन के लिए उस व्यक्ति को दंडित करवा सकते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। न्यायपालिका में व्यक्ति शरण लेता है, चाहे कोई भी शासक हो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, देश में शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो किसी गरीब से गरीब व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति भी न्यायालय की शरण में जाके अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। वह अपने अधिकारों के लिए किसी भी स्तर तक, जैसा कि हमें पता है न्यायपालिकाओं को 3 भागों में लगभग बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय, नीचे सेशन न्यायालय। तो ये न्यायालय जो बनाए गए हैं, उनमें जितने भी केस लड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अधिकारों के हनन होने पर, व्यक्तियों द्वारा उसमें शरण लिए जाने पर लड़े जा रहे हैं। सामान्य भाषा है ये, सामान्य तौर पर इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी पहला कार्य हो गया कानूनों की व्याख्या करना, दूसरा कार्य हो गया अपराधियों को दंड देना, तीसरा न्यायपालिका का कार्य है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना,
चौथा एक महत्वपूर्ण कार्य है संघीय शासन व्यवस्थाओं में न्यायपालिका का होना। संघीय शासन व्यवस्था क्या है मित्रों? जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर कोई नए राज्य का निर्माण कर लेते हैं तो उसे संघीय राज्य कहते हैं। इसमें कुछ शर्तें होती हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे कि केंद्रीय सरकार है तो राज्यों की भी अपनी सरकार है। राज्यों की शक्तियां अलग हैं, केंद्र की शक्तियां अलग हैं। जैसे विदेश नीति का निर्धारण करना, यह कार्य केंद्र का है, इसमें कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इस संबंध में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। इसी प्रकार जैसे पुलिस विषय है वह राज्यों का विषय है, उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्यों को पुलिस के संबंध में अपने विधान बनाने की शक्ति है। इसीलिए केंद्र में विधानमंडल संसद है, राज्यों में विधानमंडल अपने अलग अलग हैं, विधानसभा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन भारत ने कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यानी भारत किसी शर्त या समझौते पर आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका ढांचा है वो अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। तो जो मेन संघीय राज्य होंगे, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इन सब में क्या होगा, और भारत भी है, इन सब में जो न्यायालय है वो केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़ों को सुलझाता है। कई बार आप देख रहे हैं नदी जल के बंटवारे को लेकर, कुछ सीमाओं के उल्लंघन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद चलते रहते हैं, जिन पर विस्तृत आगे हम पढ़ेंगे। तो इन विवादों का निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो न्यायपालिका संघीय शासन व्यवस्था के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त है। मित्रों, हम ये सामान्य जो कार्य देख रहे हैं उसमें न्यायपालिका का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है विधायन संबंधी कार्य, यानी कानून निर्माण संबंधी कार्य। यहाँ पर एक विचित्र बात है कि कानून बनाने का कार्य विधानसभा या संसद का होता है, तो न्यायपालिका किस प्रकार कानून बनाती है? सामान्य शब्दों में समझें कि जब कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका करती है और उस पर अपना निर्णय देती है, तो जो निर्णय होता है वो भी अपने आप में एक कानून का रूप ले लेता है। वो एक नज़ीर की भांति हर जगह पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ना चाहते हुए भी जो न्यायपालिका के निर्णय हैं वो एक विधायन से संबंधित निर्णय हैं, कानून निर्माण से संबंधित निर्णय हैं। यह भी समझने की आवश्यकता है। मित्रों, एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य, यानी न्यायपालिका। अगर हम भारत में न्यायपालिका को देखेंगे तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं और जिलों में सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय कार्य कर रहे हैं, और फिर उससे नीचे तहसील तक, मुंसिफ न्यायालय तक आ जाते हैं। इन सब में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करना, उनकी आवश्यक शर्तें निर्धारित करना,
ये सब न्यायपालिका के कार्य हैं जो प्रशासनिक कार्य कहे जा सकते हैं। हम यहाँ न्यायपालिका के सामान्य कार्यों को समझ रहे हैं और इन कार्यों को हम ज़्यादा क्लिष्टता से ना समझें, सामान्य तौर पर समझने का प्रयास करें कि ये न्यायपालिका के कार्य सामान्यतः हैं क्या। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है, वह है परामर्श देने का कार्य। न्यायपालिका देश की कार्यपालिका के प्रधान को किसी मामले में आवश्यकता पड़ने पर अपनी राय देती है। जहां कभी संविधान से संबंधित गंभीर मामला फंस गया है, तब न्यायपालिका अपना परामर्श देती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका से समय समय पर परामर्श मांगता है। ये परामर्श देना न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका का है, वह है संविधान की रक्षा करना। कोई भी देश संविधान से बंधा हुआ है। संविधान लिखित व अलिखित नियमों का ऐसा समूह है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान से सरकार के सारे अंग शक्तियां ग्रहण करते हैं। संविधान उन शक्तियों को देने के साथ साथ उन अंगों की सीमाओं को भी बताती है। लेकिन संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। इसीलिए संविधान का रक्षक कहा गया है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अगर विधानमंडल कोई कानून बनाता है जो संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी दल का संसद में बहुमत है और वो चाहे कि 5 वर्ष के शासनकाल को 10 वर्ष कर दिया जाए, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। इसे न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। बहुत सारे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं। तो इसका सीधा का अर्थ है संविधान की रक्षा करना, संविधान का गार्जियन होना। तो आपने समझा कि न्यायपालिका कितने कार्यों को कर रही है। इसके अलावा कुछ और अन्य भी कार्य हैं, जैसे अल्पवयस्कों के लिए ट्रस्ट के रूप में कार्य करना। अगर कोई बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और नाबालिग हैं, तो कोई ट्रस्ट बनाकर उसकी संपत्ति की रक्षा करना, ये न्यायपालिका का कार्य है। वसीयतनामा करना, रजिस्ट्री करना, ये इसके अर्ध न्यायिक कार्य कहे जा सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने ये समझने का प्रयास किया कि न्यायपालिका क्या कार्य करती है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। एक अन्य विषय जो न्यायपालिका से जोड़कर कई पेपरों में आता है और कई प्रश्न उस पर आते हैं, वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं?
आधुनिक राज्यों में जब व्यक्ति की रक्षा करना राज्य का सबसे प्रमुख कार्य है, उस समय न्यायपालिका को स्वतंत्र और निर्भीक रहना आवश्यक है, ताकि वो अपने स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय दे सके, बड़े से बड़े अधिकारी के समक्ष अपने निर्णय दे सके। कोई किसी से वो घबराए ना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ भी निर्णय देने से ना घबराए। इसलिए उसको स्वतंत्र और निर्भीक और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता शब्द रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अर्थ है कि वो पृथक होकर कार्य करे। अब भारत में देखेंगे तो विधानमंडल और कार्यपालिका जुड़कर कार्य करती है, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल पृथक और एकीकृत होकर कार्य करती है। वो किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और ना ही उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, और ये इंडिपेंडेंट कैसे बनाया गया है, इसके लिए कुछ संविधान में प्रावधान किए गए हैं। जैसे क्या है प्रावधान? पहला प्रावधान है न्यायाधीशों को योग्य होना। न्यायपालिका में योग्य व्यक्तियों को ही न्यायाधीश बनाया जा सकता है, जो गुणी हों, पारदर्शी हों, जिनको न्याय का बेहद बड़ा अनुभव हो, सचरित्र हों, तीव्र बुद्धि वाले हों। तो ऐसे व्यक्तियों को न्यायपालिका की जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाने की पहली शर्त है कि न्यायाधीश योग्य होने चाहिए। दूसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होनी चाहिए। जैसे न्यायाधीश नियुक्त होंगे तो योग्यता तो होगी, लेकिन उनकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होनी चाहिए, विधायिका द्वारा नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी निर्वाचन द्वारा होनी चाहिए। और यह महत्वपूर्ण है कि एक बार उसके बन जाने के, न्यायाधीश बन जाने के बाद उसे हटाने की प्रक्रिया बेहद कठिन होनी चाहिए। कार्यपालिका के किसी अधिकारी को यह ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो उसे जब मन चाहे जब हटा दे। इसीलिए भारत में न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, जो कि आसान प्रक्रिया नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हमने जाना कि न्यायाधीशों को योग्य होना चाहिए, कार्यपालिका द्वारा उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा, वो किसी के द्वारा हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। और न्यायाधीशों की कार्यावधि है वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से कोई उन्हें जब मन चाहे जब हटा दे, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। और अन्य एक महत्वपूर्ण बात है, वह है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों के वेतन को किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए कि जब मन चाहे उसमें कटौती कर दी, जब मन चाहे जो उसको बढ़ा दिया। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, यानी भारत के सीधे खजाने से न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। उनका वेतन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, किसी राज्य सरकार की निधि पर आधारित नहीं है, ना ही केंद्र सरकार की निधि पर आधारित है।
और उनके पद पर रहते हुए उनमें आमूलचूल परिवर्तन आसानी से नहीं किए जा सकते हैं। मैंने एक बात और बताई थी कि उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया सामान्य नहीं होनी चाहिए। जैसा भारत में मैंने आपको बताया महाभियोग के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से पृथक होना चाहिए, तभी वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर पाएगी। भारत में आप देखते होंगे कि विधानमंडल और कार्यपालिका मिलकर कार्य करती हैं, लेकिन न्यायपालिका सेपरेट होकर कार्य करती है। न्यायपालिका पृथक होकर कार्य करती है, एकीकृत होकर कार्य करती है। विधानमंडल केंद्र के अलग है तो राज्य के अलग हैं, कार्यपालिका केंद्र की अलग है तो राज्य की अलग अलग कार्यपालिकाएं हैं। केंद्र के विधानमंडल में किसी एक दल को बहुमत है तो राज्य के विधानमंडल में दूसरे दल के लोगों को बहुमत है, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है, यानी केंद्र और राज्य, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में एकीकृत व्यवस्था है। यह न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाती है। तो छात्रों, आज के इस सामान्य वीडियो में मैंने यह सामान्य तरह से समझाने का प्रयास किया कि न्यायपालिका क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसकी स्वतंत्रता क्या होती है, वह क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभ्य राज्य में न्याय के बिना किसी भी संवैधानिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सभी संवैधानिक संस्थाएं तभी तक अपना निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही हैं, तब तक न्याय के रूप में वो कार्य कर रही हैं, न्याय दे रही हैं। और व्यक्ति को कहीं भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का या न्याय की उपेक्षा हो रही है, तो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि न्यायपालिका ने अपनी भूमिका में बेहद इजाफा किया है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इन्हें जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से अपनी भूमिका में बेहद बढ़ोतरी कर ली है। सामान्य व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है और वो जनहित के मामले को न्यायपालिका में रखना चाहता है, तो सामान्य एक चिट्ठी के द्वारा भी वह न्यायपालिका में जनहित याचिका डाल सकता है और उसे कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं है। अगर न्यायपालिका देखेगी कि यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ है तो वो उस पर अपना निर्णय भी देती है। आधुनिक समय में जो न्यायपालिका है वो न्यायिक सक्रियता के दौर से गुजर रही है। संचार के बेहद बड़े माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा न्यायपालिका अपनी स्थिति को बेहद सुदृढ़ कर रही है और व्यक्तिगत हित के लिए वह ऐसे निर्णय सुना रही है जो जनहित से जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार के तीनों अंगों में, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, न्यायपालिका ने अपनी स्थिति थोड़ी सी ऊंची कर ली है। न्यायपालिका भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बेहद सुदृढ़ है। जनता का उस पर विश्वास है। न्यायिक सक्रियता का युग है। जनहितवाद के मामलों के द्वारा जनता सीधे तौर पर न्यायपालिका से जुड़ रही है। तो मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, इस टॉपिक के माध्यम से मैंने सामान्य से सामान्य तरीके से आपको न्यायपालिका के बारे में समझाने का प्रयास किया। आगे हम भारतीय संविधान में न्यायपालिका के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, न्यायाधीशों की कौन सी योग्यताएं हैं, किस
कितनी आयु निर्धारित है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं अपने इस चैनल पर इन संस्थाओं की बेहद सरल तरीके से जानकारी दे रहा हूँ, ताकि जो नया बच्चा है वो सामान्य चीज़ों को साधारण तरीके से समझ पाए। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।